students, how are you all? Today we are going to start the chapter number 1414 of class 9 science, that is natural resources. So first of all, what do we mean by natural resources? Resources means source, source of energy, कि कहीं से भी हमें कुछ भी काम की चीज़ें मिलती है तो वो हमारे लिए रिसोर्स बनता है. क्लियर? तो हमारे लिए काम की चीज़ें क्या हो सकती है? सांस, एयर, खाना, फूड, पीना, वाटर, सनलाइट. सो these are the resources and all of the resources are natural resources. कोई भी ऐसा रिसोर्स तो है नहीं जो कोई बेबी बोर्न हुआ तो अपने साथ कोई रिसोर्स लेके आएगा, ऐसा नहीं है. सो ऑल द रिसोर्सेज आर नेचुरल रिसोर्सेज. जनरली अगर हम कंसिडर करें तो थोड़ा उसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अभी तो हम देखें तो नेचुरल रिसोर्सेज अगर हम देखते हैं तो नेचर में से जहाँ जहाँ से भी हमें सोर्सेज मिलते हैं फॉर द फूड, एनर्जी, एनीथिंग, दैट आर द रिसोर्सेज. तो अगर हम नेचर को डिवाइड करने जाए, अर्थ को डिवाइड करने जाए बेटा, तो जनरली हम अर्थ को हम डिवाइड करते हैं, डिवीजन ऑफ द रिसोर्सेज ऑन द अर्थ इनटू लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर. ये तीन स्फीयर याद रखो, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर. दीज आर द थ्री स्फीयर्स ऑफ द रिसोर्सेज इन विच द रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड. तो डिवीजन अगर हम देखें तो डिवीजन ऑफ द रिसोर्सेज ऑन दी अर्थ, तो कितने स्फीयर आते हैं? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर. लिथोस्फीयर यानी सॉलिड पोर्शन इज नोन एज द सॉलिड पोर्शन, हाइड्रोस्फीयर यानी लिक्विड पोर्शन एंड द एटमॉस्फेयर यानी गैसियस पोर्शन. जहां पे भी गैस आता है कि एयर आता है दैट इज एटमॉस्फेयर, वो तो सिंपल है. हाइड्रोस्फीयर यानी लिक्विड पोर्शन, लिथोस्फीयर यानी सॉलिड पोर्शन. तो जहां जहां पे सॉलिड पोर्शन मिलता है दैट इज लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर यानी लिक्विड पोर्शन, एटमॉस्फेयर यानी गैसियस पोर्शन. तो लिथोस्फीयर यानी आउटर क्रस्ट, द आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ जहां पे हम चल रहे हैं, ऑन विच वी कैन वॉक, द हार्ड रॉकी सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज लिथोस्फीयर. नेक्स्ट हाइड्रोस्फीयर. तो लिथोस्फीयर सिर्फ सरफेस नहीं है, सरफेस के नीचे तक अगर हम जाते दैट इज द हार्ड रॉकी सरफेस and the hard rocky portion of the earth, that is lithosphere. Then deep inside the earth there is a magma, that is there at the center, at the core of the earth there is a magma. तो वहां पे तो सॉलिड नहीं है, वहां पे लिक्विड पोर्शन है, लावा है, and most of the metals are present. यहाँ पे रॉक्स प्रेजेंट है, बट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मेटल्स प्रेजेंट है, बट इन द मेल्टेड फॉर्म, इन द लिक्विड फॉर्म. क्लियर? Now that is not considered in the lithosphere. What is lithosphere? The outer crust and the rocky portion of the earth is known as lithosphere. उसमें से हमें बहुत सारे resources मिलते हैं. The large portion of the resources are obtained from the lithosphere. कैसे पता चलता है? अगर हमारे लिए खाना पीना देखें then the most of the things कि हमारे लिए food resources आते हैं from the green plants. ग्रीन प्लांट्स को ग्रो होने के लिए 16 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है. 16 न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड. फॉर एग्जांपल कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कॉपर, मोलिबेडियम, देन बोरोन, जिंक. दीज आर द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द ग्रीन प्लांट्स, जिसमें से 3 रिसोर्सेज उनको एयर एंड वाटर में से मिलते थे. बाकी 13 रिसोर्सेज, द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिथोस्फीयर इटसेल्फ. क्लियर? सो इट इज क्वाइट ए इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर अस कि उसमें ग्रीन प्लांट्स को ज़्यादातर रिसोर्सेज लिथोस्फीयर से मिलते हैं. हम फार्मिंग करते हैं तो लिथोस्फीयर की यूज पड़ती है, घर बनाना है तो लिथोस्फीयर है, कोई भी चीज़ जनरली हम करते हैं तो लिथोस्फीयर सॉलिड पोर्शन में से हमें सॉइल में से बहुत सारे रिसोर्सेज मिलाते हैं. सोर्सेज, इट इज़ ए ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ग्रेट सोर्स ऑफ द मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर अस, एंड दैट इज लिथोस्फीयर, द सॉलिड पोर्शन आउटर अर्थ क्रस्ट. Now if we talk about the hydrosphere, then the 75% of water, 75% of water कि अगर हम देखें अर्थ सरफेस तो उसमें 25% लैंड है, बाकी का 75% तो पानी है. अगर हम देखें तो 75% तो सी है, ओशियंस है. ओनली 25% सॉलिड सरफेस है, जिसमें ये 7 कॉन्टिनेंट्स आते हैं: एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका एंड ऑस्ट्रेलेशिया. तो ये जो 7 कॉन्टिनेंट्स है, टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स मिक्स अप एंड फॉर्म द 25% ऑफ द लिथोस्फीयर. ये टोटल अर्थ की सरफेस अगर हम गिने तो 25% लिथोस्फीयर है, बाकी का 75% इज वाटर, ओशियंस एंड सीज, दैट इज हाइड्रोस्फीयर, लिक्विड पोर्शन.
सिर्फ ये हाइड्रोस्फीयर में इंक्लूड नहीं होता है। हम अर्थ क्रस्ट में नीचे जाते, देयर इज ए ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। लिथोस्फीयर के नीचे भी पानी है, दैट इज अंडरग्राउंड वाटर, that is underground water, and this underground water is also a part of the hydrosphere. It is also a part of the hydrosphere. तो हाइड्रोस्फीयर में ये दोनों चीजें आती है, 75% of the water present in the earth as well as the underground water present. अंडरग्राउंड वाटर जो अंदर की तरफ है लिथोस्फीयर के नीचे, अर्थ क्रस्ट के नीचे, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दी हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में से भी बहुत सारा न्यूट्रिशन हमें मिलता है, बहुत सारे डिफरेंट रिसोर्सेज मिलते हैं। सबसे पहले तो नमक मिलता है, सेकेंड इज फिशरीज, मराइन चीज मिलती है ना, जिसके लिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ब्लू रेवोल्यूशन हुआ था इन इंडिया। ब्लू रेवोल्यूशन वाज डन फॉर दी अवेयरनेस, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द फिशिंग, कि फिशरीज कहते हैं फिश को कैसे कैच किया जा सकता है, उसको कैसे एज ए बिजनेस एज ए फूड डेवलप किया जा सकता है, उसके लिए पूरा ब्लू रेवोल्यूशन हुआ था। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन फॉर द क्रॉप, व्हाइट रेवोल्यूशन फॉर द मिल्क, उसी तरीके से ब्लू रेवोल्यूशन हुआ था फॉर दी, किसके लिए हुआ था, फॉर द फिशिंग। देन यहां पे ही हमें वो 75% वहां पे इंपॉर्टेंस हमें मिल गया। अंडरग्राउंड वाटर जो अर्थ क्रस्ट है वहां से भी हमें बहुत ज्यादा सोर्स मिलते हैं, वहां से भी हमें बहुत ज्यादा सोर्स मिलते हैं। वो जो पानी होता है एकदम प्योर होता है, दैट इज अ ड्रिंकेबल वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द अंडरग्राउंड वाटर, जहां से भी वो पानी आता है दैट इज ए ड्रिंकेबल वाटर। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। व्हाट आर द डिफरेंट रिसोर्सेज, कि अगर हम हाइड्रोस्फीयर देखें तो हाइड्रोस्फीयर में बहुत है, सबसे ज्यादा अगर लाइफ फॉर्म कहीं पे मिलता है दैट इज इन द हाइड्रोस्फीयर। कि हम देखते हैं कि हाँ बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इंसानों की, इंसानों से हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स ज्यादा पॉपुलेशन है फिशेस की। तो वहां पे डिफरेंट कितनी वेराइटीज ऑफ फिश होती है, बहुत ही एक्सट्रीम अमाउंट में फिश होती है। नो डाउट कि अभी उसका क्वांटिटी कम हो रहा है, व्हाई दे आर बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन क्रिएटेड बाय द ह्यूमन बींग्स, कि हमारे पॉल्यूशन की वजह से आज बहुत ही ऐसी फिशेस है जो एक्सटिंक्ट हो रही है, जो डेंजर जोन में है। तो वो एक्सटिंक्ट क्यों हो रही है, क्योंकि पॉल्यूशन हम कहते हैं, एक्सट्रीम लार्ज अमाउंट में फिशिंग करते हैं। कि भाई हम सोचते नहीं है कि अगर सारी के सारी फिश हम कैच कर लेंगे तो वहाँ पे न्यू फिश आएंगी कैसे, कौन उनके एग्स ले करेगा कौन। तो ये बिना सोचे समझे जो काम हो जाता है ना, जिससे मराइन एक्वेटिक लाइफ डैमेज हो जाती है, एंड अल्टीमेटली इट कॉज द डैमेज टू द ह्यूमन बींग्स। बट ये हमारा सोचना आता नहीं है, इतना दिमाग चलता तो क्या होता, तो थोड़ी ग्लोबल वार्मिंग होता, तो थोड़ी ये इकोनॉमिक क्राइसिस होता ही नहीं है। मास्क पहनते हैं लोग, लेकिन ये कोरोना मास्क नहीं, ये पुलिस मास्क होता है। वो कौन सा मास्क होता है, पुलिस मास्क। अगर पुलिस वाले को देखते तो मास्क पहनते, क्लियर। अगर कोई पुलिस वाले को हम देख लेते कि हाँ वहाँ पे कोई पुलिस ऑफिसर खड़े हैं, वहाँ पे पुलिस ऑफिसर कोई ना कोई खड़े या पुलिस वाले कोई खड़े हैं, तो उनको देख के हम मास्क लगाते हैं। कितना बकवास सोच है। देखो आपको पहनना है, दैट इज फॉर योर प्रोटेक्शन, क्लियर। तो फिर भी हमें दिक्कत होती है कि हाँ ये इतने का इतना फाइन ले लिया। अरे तू बेवकूफ़ है इसलिए तेरे से फाइन लिया है, क्लियर। सो दैट इज द थिंग। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, नॉट ओनली फॉर द हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर को भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर सबको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। बिकॉज एटमॉस्फेयर में देखो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। लिथोस्फीयर में भी फिशेस कम हो रही है, ब्लू व्हेल एक्सटिंक्ट होती जा रही है, बहुत ही ऐसी फिश की यहाँ पे हमारे पास स्पीसीज हैं जो एक्सटिंक्ट हो रही है। सिमिलरली लिथोस्फीयर अगर हम देखें तो एक्सट्रीम लार्ज अमाउंट में सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है, सॉइल इनफर्टाइल हो रहा है, सॉइल में ग्रोथ नहीं हो रहा है बिकॉज द हाई अमाउंट ऑफ यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, हाई अमाउंट ऑफ यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स। तो बहुत ही ज़्यादा हम रिसोर्सेज यूज कर जाते हैं एंड वी आर एक्सप्लोइटिंग द रिसोर्सेज। अगर हम एक्सप्लोइट करेंगे तो वापस वो फर्टाइल नहीं हो पाएगा, इट विल गेट परमानेंटली डैमेज, एंड वंस इट गेट परमानेंटली डैमेज इट विल हाईली अफेक्ट ह्यूमन बींग्स। कि अगर सॉइल खराब हो गया तो खाना कहाँ से खाएंगे, क्लियर। अगर पानी में मछलियाँ ही नहीं रहेगी तो वो दूसरा जो सपोर्टिव फूड मिल रहा है वो कहाँ से मिलेगा। सो एटमॉस्फेयर नहीं है तो फिर ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे। सो वी आर एक्सप्लोइटिंग द रिसोर्सेज, तो ये रिसोर्सेज को एक्सप्लोइट नहीं करना चाहिए। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड स्फीयर, दैट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, दैट इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड एक्सेट्रा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन अगर हम देखें तो 78% नाइट्रोजन होता है। कितना होता है बेटा, 78% नाइट्रोजन, 21% अराउंड लेस देन 21% ऑक्सीजन, 0.003% कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन
दैट इज 0.9%, एंड एक्सेट्रा गैसेस के एक्सेट्रा हीलियम विलियम नियोन जैसे सारे गैसेस 0 <1% के अंदर आ जाते हैं। नाउ दैट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी चीजें आ जाती है। अभी अगर हम लिथोस्फीयर देखें तो अर्थ क्रस्ट नीचे तक जाता है, 25% है। हाइड्रोस्फीयर 75% है, दैट इज ऑल्सो डीप इनसाइड द वाटर, बहुत नीचे तक पानी जाता है, किलोमीटर्स डीप वाटर हो सकता है। एटमॉस्फेयर 1000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर ये अर्थ की सरफेस देखते तो यहां से लेकर 1000 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर फैला हुआ है। क्लियर? इतना 3 स्फीयर समझ में आ गए। तीनों स्फीयर में से हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज मिलते हैं। हाँ मिलते हैं। उसको हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि उसको जरूरत से ज्यादा यूज किया जाता है। क्लियर? नाउ द थिंग इज, द फैक्टर इज, हम एटमॉस्फेयर में जिंदा रह सकते हैं बट अप टू द लिमिट। अगर हम माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने जाते हैं, अगर कोई भी जाता है तो विथ ऑक्सीजन सिलेंडर जाते हैं। यस और नो? विथ ऑक्सीजन सिलेंडर वो जाते हैं, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन नहीं मिल सकता है, बहुत ही लेस क्वांटिटी में ऑक्सीजन मिलता है, तो हमारे जो लंग्स है वो थक जाएंगे। क्लियर? उतना ज्यादा ऑक्सीजन ब्रीथ नहीं कर सकते हम जितना रिक्वायरमेंट है ह्यूमन बॉडी को। सिमिलरली वी हैव लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में डीप इनसाइड द अर्थ कोई ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकता, क्योंकि अर्थ के अंदर हम जितना जाते हैं ना, टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है, एयर क्वांटिटी कम होती जाती है, तो हम वहाँ पे जिंदा नहीं रह सकते। नॉट ओनली वी, नॉट एनी ऑफ द बैक्टीरिया कैन सर्वाइव दैट, नॉट एनी ऑफ द लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव दैट। अभी बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर की। हाइड्रोस्फीयर डीप इनसाइड द अर्थ ऑल्सो देयर इज नो लाइट, कि अगर हम कहीं पे भी बहुत ही इनसाइड जाते हैं, इनसाइड द सी, इनसाइड द ओशियंस, तो डीप इनसाइड फ्यू किलोमीटर्स की 10 किलोमीटर्स चले गए तो वहां पे कोई लाइफ फॉर्म हमें देखने को मिलता नहीं है। व्हाई वी आर नॉट एबल टू सी एनी लाइफ फॉर्म? बिकॉज वहां पे कोई रिसोर्स है ही नहीं, वहां पे लाइट नहीं आ रही है, वहां पे ऑक्सीजन उतना नहीं है, कुछ नहीं है। देन हाउ कैन दी एनी ऑफ द एनिमल और एनी ऑफ द फिश स्पीशीज कैन सर्वाइव? तो कुछ ही ऐसे पोर्शन है, तीनों स्फीयर के थोड़ा थोड़ा ऐसा पोर्शन, लिथोस्फीयर का ऊपर का सरफेस पोर्शन है, सपोज 1 किलोमीटर डेप्थ का जो सोइल है, वहां पे अर्थवॉर्म्स या दूसरे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, समझ लेते हैं। एटमॉस्फेयर में भी ऐसा ही है कि सपोज 10 किलोमीटर तक कोई वहां पे जा सकता है, उसके ऊपर जाओगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, बिकॉज वहां पे ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत कम हो जाता है। क्लियर? तो वहां पे उससे ज्यादा लिविंग थिंग्स रह नहीं सकते। सिमिलरली ऑन वाटर, वाटर में भी नहीं रह सकते, एयर में भी नहीं रह सकते। तो इन तीनों स्फीयर का थोड़ा थोड़ा पोर्शन है जहां पे लाइफ पॉसिबल है, एंड दैट स्फीयर फॉर्म्स द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इन इट मींस दैट इज द स्फीयर ऑफ ए कंबाइंड स्फीयर ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट। जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है ना, उसे बायोस्फीयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर इज फ्रॉम सरफेस टू 1000 किलोमीटर, लेकिन क्या 1000 किलोमीटर तक लाइफ एग्जिस्ट करती है? नहीं। कहां तक करती है? अप टू दैट पोर्शन। डीप हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर इन द ओशियंस, क्या लाइफ एग्जिस्ट करती है? नहीं करती है। द ओनली द अप टू द फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द ओशियंस लाइफ कैन एग्जिस्ट, दैट पोर्शन। सिमिलरली ऑन द लिथोस्फीयर, क्या डीप इनसाइड द रॉक्स लाइफ एग्जिस्ट करती है? नहीं करती है। सो जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, दैट पोर्शन। सो दिस 3 कंबाइंड पोर्शन ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर इज नोन एज बायोस्फीयर। अभी ये सारे रिसोर्सेस है, यहां पे लाइफ रह रहे हैं, जहां पे लाइफ पॉसिबल है, दैट इज द बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर यानी वही रिसोर्सेस है जहां से लाइफ एग्जिस्ट करती है, कि अगर हम यहां पे रहते हैं तो वहां का रिसोर्सेस हम यूज कर रहे हैं। If I am living over here, then I am using the resources around me. कि भाई मैं यहां पे बैठा हूं तो यहां से बैठे बैठे अमेरिका में जो सनलाइट है वो मुझे नहीं मिल सकती है। मैं मेरी सराउंडिंग में जो अगर सनलाइट है उसे ही मैं गेन कर सकता हूं, वही सनलाइट को मैं यूज कर सकता हूं। क्लियर? यहां पे पानी है तो यहां का ही मैं पानी पी सकता हूं, कोई दूसरी जगह का नहीं, अंडरग्राउंड वाटर नहीं। तो यहां पे जो पानी मिल रहा है वहीं पे रहा हूं। तो मैं अपने सराउंडिंग के रिसोर्सेज यूज कर रहा हूं और मेरे सराउंडिंग के रिसोर्सेज को जरूरत से ज्यादा यूज करता हूं। अगर मैं कोई चीज जरूरत से ज्यादा यूज करता हूं तो उसे कहते हैं एक्सप्लॉइट करना। सो आई एम एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज अराउंड मी, नॉट मी, वी। हम सब करते हैं बेटा ये, जरूरत से ज्यादा खाना ले लेना, ज्यादा फूड वेस्ट कर देना। क्लियर? सो दीज आर द रिसोर्सेज वी आर एक्सप्लॉइटिंग। तो ये रिसोर्स हम एक्सप्लॉइट ना करें, इसीलिए देयर इज एन वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे अगर हम ये देखें, दैट इज ऑन द 5th जून, दैट इज ऑन द 5th जून। 5th जून हम सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर एज ए वर्ल्ड एनवायरमेंट डे टू क्रिएट अवेयरनेस
ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस, कि नेचुरल रिसोर्सेस क्या है एंड व्हाई शुड वी, हाउ शुड वी यूज दैट एंड व्हाई वी शुड नॉट एक्सप्लॉइट द नेचुरल रिसोर्सेस, उसकी अवेयरनेस के लिए वी आर सेलिब्रेटिंग द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एवरी ईयर ऑन द 5th of June। क्लियर, समझ में आया? तो ये डेट आपको याद रहनी चाहिए, 5th of June को हम ये चीज यूज कर सकते हैं। Now the biotic components and the abiotic components. These natural resources consist of the biotic components as well as abiotic components. All the living components that are used as a resources, fish है, हम खुद animals की, human beings भी होते हैं ना, human resources in each and every company, in each and every place, in each and every institute, in each and every organization, there is a HR manager, that is human resources manager. तो जो लिविंग थिंग्स, लिविंग पोर्शंस, लिविंग कंपोनेंट्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सराउंडिंग्स और फ्रॉम द नेचर एज अ रिसोर्स आर नोन एज द बायोटिक कंपोनेंट्स, which are the living organisms. Abiotic components that are obtained from the surrounding, from the environment as a resource is known as abiotic components. For example, temperature हमें मिलता है, heat, sunlight, water, these are the abiotic components. Fish and another organisms that are the बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द रिसोर्सेज। तो यहाँ पे जो भी हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं उसको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। बायोटिक, द लिविंग कंपोनेंट्स आर नोन एज बायोटिक कंपोनेंट्स एंड द नॉन लिविंग थिंग्स आर ऑब्टेन्ड एज द रिसोर्सेज आर नोन एज अबायोटिक कंपोनेंट्स। नाउ इन सब में से सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एटमोस्फियर, द ब्रेथ ऑफ लाइफ एयर, द ब्रेथ ऑफ लाइफ एयर। हाँ, सांस में तेरी सांस आई, ब्रेथ ऑफ लाइफ एयर। तो जब ब्रेथ ऑफ लाइफ एयर की अगर हम बात करें तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी एयर क्वालिटी होती है ना, मज़ा ही आ जाता है। 2 मिनट तक अपने नाक और मुंह बंद करके रखो, है ना, 2 मिनट तक नाक और मुंह बंद करके रखो, तो पता चलेगा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एयर, है ना। वो भी कैसा, वैल्यू क्यों नहीं करते हम एयर की? क्योंकि वो मुफ्त में मिलता है, पैसे नहीं लेता है कोई उसका, और अगर मुफ्त में मिलता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती ना, उसकी कोई वैल्यू होती नहीं है। क्लियर? सो जो चीज़ें हमें फ्री में मिलती है ना, फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पे एयर की कोई वैल्यू नहीं है। ब्रेथ ऑफ लाइफ एयर की कोई वैल्यू नहीं है। भाई फ्री में मिलता है, फ्री में मिलता है तो उसकी क्या वैल्यू होगी? कि कुछ वैल्यू होगी तो पैसे देने होते। सो वी ऑलवेज confuse our brains are confused with the value and the price, तो इसीलिए बच्चों में एक छोटा सा पोर्शन, आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, that always see the value of the things, not the price of the things. Clear? कि हमें फ्री में मिलता है, it doesn't mean it doesn't have a value, it doesn't have a price, उसकी कोई प्राइस नहीं है, but has a great value। क्यों? 2 मिनट नाक और मुंह बंद करके देखो तो पता चलेगा। 2 मिनट अपना नोज एंड माउथ टोटली क्लोज करके देखो तो पता चलेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एयर। उसकी कोई प्राइस नहीं है, फ्री में मिलता है, बट इट इज नॉट द इनवैल्यूएबल, उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू, इट इज ए हाईली वैल्यूएबल थिंग एयर। क्लियर? सबसे ज्यादा वैल्यू है। तो वो अगर हम एयर देखें तो एयर कंसिस्ट ऑफ 78% नाइट्रोजन, मोर देन ग्रेटर देन 20% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, अराउंड अप्रोक्सीमेट 0.94% आर्गन एंड बाकी का एक्सेट्रा गैसेस। तो ये जो ब्रेथ ऑफ लाइफ एयर है तो उसमें ये सारी चीजें आ जाती है, और इसी कंपोनेंट्स की वजह से अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है, अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है। क्लियर? समझ में आया? अर्थ पे यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। क्यों लाइफ पॉसिबल है? क्योंकि एप्रोप्रिएट अमाउंट में नाइट्रोजन है, एप्रोप्रिएट अमाउंट में ऑक्सीजन है, एप्रोप्रिएट अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड, एप्रोप्रिएट अमाउंट में अदर गैसेस हैं। क्यों है? बिकॉज एप्रोप्रिएट अमाउंट में ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। अगर ये एप्रोप्रिएट अमाउंट में ऑक्सीजन का क्वांटिटी 50% होता ना, ऑक्सीजन हमारे लिए बेनिफिशियल है, लेकिन अगर 20 की जगह वो 50% होता ना तो भी अर्थ पे शायद लाइफ पॉसिबल नहीं होती। क्लियर? हमारा यानी अर्थ का और सन का डिस्टेंस एग्जैक्टली परफेक्ट है, जिससे ना तो हमें ज्यादा सनलाइट मिलती है ना तो कम सनलाइट मिलती है। दैट इज द रीजन। सेकेंड,
कार्बन डाइऑक्साइड हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, ये तो हमारे टेक्स्ट बुक का फिगर लिखा है, लेकिन अभी तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट थोड़ा बढ़ गया है। इट इज नॉट 0.03, इट इज समवॉट 0.06 तक पहुंचने वाला है, ऑलमोस्ट डबल हो गया है। क्लियर, 0.05 तो गिन ही सकते हो। सो दैट इज द थिंग कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता ना तो और भी ज्यादा दिक्कत होती, कि ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम देखें तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द लिविंग थिंग्स। हम वही चीज इंपॉर्टेंट कंसीडर करते हैं जो ह्यूमन बींग्स को है, नॉट ह्यूमन बींग्स, लिविंग थिंग्स के लिए। अगर हम नहीं होते तो कोई और होता। तो दिस इज नॉट द थिंग कि ऑक्सीजन ही इंपॉर्टेंट है, ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ द एयर इज दैट इंपॉर्टेंट एज द अनदर, कि इसमें से कोई ऐसा नहीं है कि एक ज्यादा इंपॉर्टेंट है कम इंपॉर्टेंट है। एज वेल एज इनका जो प्रपोर्शन है कि द परसेंटेज, द अमाउंट ऑफ द ईच कंपोनेंट, ईच गैसेस प्रेजेंट इन द एयर इज हाईली इंपॉर्टेंट। अगर ये प्रपोर्शंस में कोई चेंज होता है, अमाउंट में चेंज होता ना, तो भी बहुत बढ़िया दिक्कत हो जाती। क्लियर, बहुत ही भयंकर दिक्कत हो जाती, हम कर ही नहीं पाते। दैट इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ। कि अगर हम देखें देयर आर सी 10⁻11, एक के पीछे 11 स्टार्स लगाओ, कि सन है तो सन के कितने प्लैनेट्स है, तो 8 बिगर प्लैनेट्स, 1 प्लूटो ड्वार्फ प्लैनेट, मेनी एस्ट्रॉइड्स, मेनी कॉमेट्स, देयर आर मेनी थिंग्स फॉर द सन व्हिच आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो हमारे सोलर सिस्टम में सन है, 9 प्लैनेट से, प्लूटो को कंसिडर कर लेता हूं, और बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लैक्स ऑफ एस्ट्रॉइड्स, मोर देन लैक्स ऑफ एस्ट्रॉइड्स है, मेनी मोर कॉमेट्स है, लेकिन आउट ऑफ दिस थिंग्स ओनली देयर इज वन प्लैनेट अर्थ ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट, कि एक अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करता है। क्लियर। सेकेंड थिंग, ऐसे सन है तो दरेक सन इज ए स्टार, सन इज ए स्टार, और सन के जैसे हर एक स्टार का सोलर सिस्टम होता है, सन के जैसे हर एक स्टार का सोलर सिस्टम होता है। सन इज ए स्टार, हमारा जो स्टार है उसका नाम सन है, स्काई में जो स्टार्स देखते हैं उसी तरीके का सन है, लेकिन सन थोड़ा नजदीक है तो हमें बड़ा दिखता है, वो बहुत ज्यादा दूर है इसीलिए छोटे दिखते हैं। तो जो सन है तो सन इज ए स्टार, और जितने भी स्टार्स हैं उन सब का ऐसा सोलर सिस्टम, खुद का सोलर सिस्टम होता है, उनके अराउंड प्लैनेट्स घूमते हैं। नंबर ऑफ प्लैनेट्स वेरी कर सकते हैं, किसी के कम हो, किसी के ज्यादा हो, किसी के हमारे जितने ही हो। ऐसे कितने स्टार्स है? 10⁻11। ऐसे कितने स्टार्स है बेटा? 10⁻11 स्टार्स है एक गैलेक्सी में। हमारी जो गैलेक्सी है, मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है ना, उसे कहते हैं गैलेक्सी। ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स एंड सन इज नोन एज सोलर सिस्टम। ऐसे ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है उसे कहते हैं गैलेक्सी। हमारी जो गैलेक्सी उसका नाम है मिल्की वे, आकाशगंगा। क्लियर, मिल्की वे। तो जो मिल्की वे, आकाशगंगा, तो गुजराती और हिंदी नेम आकाशगंगा, इंडियन नेम, बट द इंग्लिश नेम इज मिल्की वे, और उसमें कितने स्टार्स है? 10⁻11। इतने स्टार्स हैं इन द मिल्की वे, एंड देयर आर 10⁻11 गैलेक्सीज। ऐसी 10⁻11 गैलेक्सीज है इन द यूनिवर्स। देयर आर 10⁻11 गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में 10⁻11 गैलेक्सीज है बेटा। क्लियर। तो इतने सारे में ये सारी चीजें, मतलब हम सर्वे करते रहते हैं। नासा वालों का काम ये है कि ये देखते रहना कि कौन से स्टार में कितने प्लैनेट्स है, क्या है। हमने बाहर स्पेस में बहुत बड़े बड़े टेलीस्कोप लगा दिए जिससे हम सारे स्टार्स को नज़दीक से देख सकते हैं, उनके कितने प्लैनेट्स से देख सकते हैं। लेकिन आज तक इतने सारे प्लैनेट्स और इतने सारे स्टार्स, तो प्लैनेट्स इससे भी ज़्यादा होंगे। तो इतने सारे प्लैनेट्स में से हमें कोई भी ऐसा प्लैनेट नहीं मिला जहाँ पे हमें लगता हो कि यहाँ पे लाइफ पॉसिबल होगी। देयर इज़ नॉट ए सिंगल प्लैनेट, देयर इज़ नॉट ए सिंगल प्लैनेट जो हमें मिला हो जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। देयर इज़ नॉट ए सिंगल प्लैनेट जहाँ पे लाइफ पॉसिबल होगी बेटा। क्लियर। तो अर्थ पे तो ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है? सबसे पहला तो अर्थ और सन का डिस्टेंस परफेक्ट है, ना बहुत दूर है ना बहुत नज़दीक है। दूसरा, एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट्स परफेक्ट है। ऑक्सीजन का क्वांटिटी, नाइट्रोजन की क्वांटिटी, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी, आर्गन की क्वांटिटी, सब की क्वांटिटी बढ़िया है। क्लियर। फिर यही चीज़ें यूज़फुल होती है कहीं ना कहीं। अगर हम मार्स और वीनस देखें, अर्थ के आगे वाला प्लैनेट वीनस है, पीछे वाला प्लैनेट मार्स है, तो ये दोनों प्लैनेट अगर हम कंसिडर करें ना बेटा, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड 95 to 97% है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है? 95 to 97%। इसीलिए वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई ऑक्सीजन ही नहीं है, तो वहाँ पे कैसे होगा? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमें ऑक्सीजन तो चाहिए फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। हमारे लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट होता है ना। हम कहते हैं
हाँ, तो एयर लिया, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि उससे ही ग्लूकोज टूट सकता है। वाई ऑक्सीजन इज दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर अस? बिकॉज ओनली ऑक्सीजन इज यूजफुल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। हमने खाना खाया, बाबू ने खाना खाया, तो खाना गया पेट में, डाइजेस्ट हो गया, तो ये जो डाइजेस्ट हुआ वो क्या बनता है? वो ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज बनने के बाद क्या होगा? हमने एयर लिया, वो दोनों चीजें सेल्स में पहुंचती है, हमारे सेल्स के अंदर पहुंचती है। ऑक्सीजन इज द ओनली कंपाउंड, ऑक्सीजन एक ऐसा लोता कंपाउंड, ऐसा लोता मॉलिक्यूल है जो ग्लूकोज को तोड़ सकता है। ग्लूकोज को क्यों तोड़ना है? बिकॉज व्हेन ऑक्सीजन ब्रेक डाउन द ग्लूकोज, व्हेन ऑक्सीजन ब्रेक डाउन द ग्लूकोज, एनर्जी इज रिलीज्ड। क्या रिलीज होगा? एनर्जी। एनर्जी का क्या काम है? ये चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूं तो बिकॉज मेरे में थोड़ी बहुत एनर्जी है। क्रिकेट खेलना है, गेम्स खेलनी है, पढ़ना है, चलना है, बोलना है, किसी का दिमाग खाना है, जैसे मैं आप लोगों का खा रहा हूं, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए।